हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12th की वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, दैट इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ द कोल्ड वॉर, वो कट है। तो ये वैसे तो सेकंड चैप्टर है अगर हम ओल्ड बुक के हिसाब से देखें, बट न्यू बुक के अकॉर्डिंग यही फर्स्ट चैप्टर है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में हम इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू रीड लाइन टू लाइन, ठीक है। हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की प्रोवाइड कर दूंगी जिसके थ्रू आप अपने आंसर्स को ईजिली लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। दिस चैप्टर इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है और इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं। तो ये स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो होगी, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम में इजीली लिख पाएँ, इस ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जो है बन जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। यहाँ पे हम बाइपोलैरिटी को समझेंगे, सोशलिस्ट ब्लॉक को समझेंगे, कोल्ड वॉर ने किस प्रकार से हमारा जो वर्ल्ड है उसको डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट्स में, उसको समझने वाले हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको कोल्ड वॉर के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली में जो कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर का मतलब होता है शीत युद्ध, यानी कि एक ऐसी लड़ाई जो हो तो रही है बट वो फिजिकली नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप और आपका एक फ्रेंड है, आप दोनों क्लास में किसी चीज़ को लेकर लड़ रहे हो, लाइक आपका कोई अलग ओपिनियन है और आपके फ्रेंड का कोई अलग ओपिनियन है, बट यू आर नॉट फाइटिंग फिजिकली। आप उससे हाथापाई नहीं कर रहे हो या फिर इस तरीके की मारपीट नहीं कर रहे हो, बट आप उससे लड़ रहे हो और आप अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे ही हमारे पास 2 ब्लॉक्स थे, दैट इज़ यूएसएसआर एंड यूएस। तो इन दोनों की आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर इन दोनों की फ़ाइट हो रही थी, ठीक है। और फाइट कैसी हो रही थी? फाइट ऐसी हो रही थी कि मैं ज़्यादा अपने जो हथियार है वो बनाऊं, मतलब मैं अपने ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, या फिर यूएसएस सोच रहा था कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, यूएसएसआर सोच रहा था कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। पावरफुल बनने के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया गया, अपना मिलिट्री पावर को बढ़ाया गया, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाया गया, और ये दोनों चाहते थे कि अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ जो हैं उसको ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन तक फैलाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इनकी आइडियोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करें, तभी इनको जीता माना जाएगा। तो यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों की आइडियोलॉजीज़ के बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर लड़ाई हो रही थी। अब जो ये वाला चैप्टर है बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है? बाइपोलैरिटी का मतलब होता है कि बाई मतलब 2 एंड पोलर मतलब पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स यानी कि यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हो रही थी। ये 2 हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। अब यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी दैट इज कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिस्ट। यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट था, ठीक है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक था इसका, एंड यूएसएसआर का था सोशलिस्ट ब्लॉक। इन आइडियोलॉजीज के बारे में भी समझते हैं और इनके जो पैक्ट हैं उसके बारे में भी समझते हैं। पहले आ जाता है यूएसए के वेस्टर्न ब्लॉक का, यूएसए एंड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इंटरनेशनल सिस्टम में 2 अपोजिंग मिलिट्री सुपर पावर्स थी, ठीक है, यूएसएसआर एंड यूएसए। और अगर हम बात करें यूएसए की आइडियोलॉजी की, तो यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरल डेमोक्रेसी एंड प्राइवेट कैपिटलिज्म। अब ये प्राइवेट कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि इंडिविजुअलिज्म पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप जैसे एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर में भी इंडिविजुअल पे फोकस किया जा रहा है, मतलब प्राइवेट ऑनरशिप है, हर एक चीज़ की प्राइवेट ऑनरशिप है, और स्टेट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही मिनिमल है, या फिर मैं कहूँ कि स्टेट का कंट्रोल है ही नहीं किसी चीज़ में। जो भी बिजनेस वगैरह है वो सब कुछ प्राइवेट ऑनरशिप जो है उसके थ्रू संभाला जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यूएसएसआर की बात करूँ तो इसकी आइडियोलॉजी थी क्या? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, स्टेट कम्युनिज्म। यहाँ पे फोकस किया जा रहा था सोशल इक्वालिटी के ऊपर एंड कलेक्टिव वेलफेयर के ऊपर। यहाँ पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, यूएसएसआर में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू यूएसए। अब यहाँ पे जो मिलिट्री अलायंस था, ठीक है, दैट वाज मैनेज्ड थ्रू नाटो। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसी मिलिट्री
एक ऐसा मिलिट्री अलायंस था जिसमें 32 मेंबर कंट्रीज़ थे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से। इसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसका जो पर्पस था वो था फ्रीडम और सिक्योरिटी जो है मेंबर्स की उसको सेव करना। ठीक है, मतलब जो मेंबर्स हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और पॉलिटिकल कोऑपरेशन करना। ठीक है, इनका जो गोल था वो था कि स्टॉप द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसको स्टॉप करना यूएसए का गोल था। ठीक है, अब यूएसएसआर की अगर हम बात करें, ईस्टर्न सोशलिस्ट ब्लॉक जिसको बोला जा रहा है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ग्रुप था, इसको सेकेंड वर्ल्ड भी बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो सोशलिस्ट ग्रुप था इसमें बहुत ज़्यादा टाइट सेंट्रल स्टेट का कंट्रोल था। आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी और सोशल इक्वालिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर पर फोकस किया जा रहा था। मिलिट्री अलायंस की बात करें तो इट वाज मैनेज्ड बाय वर्सा पैक्ट। अब वर्सा पैक्ट की अगर हम बात करें तो इट वाज फाउंडेड इन 1955। सो ये भी एक प्रकार का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस था। ठीक है, यहाँ पे सोवियत यूनियन के द्वारा ये लीड किया जा रहा था और इसमें 7 ईस्टर्न यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स भी थी। यहाँ पे ये जो वर्सा पैक्ट है इसको वर्सा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस भी बोला जाता है, यानी कि कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, म्यूचुअल असिस्टेंस के ऊपर फोकस करता है। अब अगर हम इसके गोल की बात करें तो काउंटर द वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म एंड सिक्योरिटी अलाइनमेंट्स, यानी कि जिस प्रकार से वेस्ट अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको रोकने का काम किसका था? यूएसएसआर का था, ईस्टर्न सोशलिस्ट ब्लॉक का था। और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक का क्या काम था, क्या गोल था? ठीक है, एक्चुअल में इनका गोल था एक दूसरे की आइडियोलॉजीज को अपोज करना। आगे हम समझते हैं बर्लिन वॉल के बारे में, विच वॉज अ सिंबल ऑफ डिवीजन। बर्लिन वॉल की अगर हम बात करें तो इट वॉज द मोस्ट आइकॉनिक फिजिकल एम्बलम ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न कैपिटलिज्म और ईस्ट कम्युनिज्म जो सेपरेटेड थे, इनको सिंबलाइज कौन करता है? बर्लिन वॉल सिंबलाइज करती है। एंड इट वॉज बिल्ड इन 1961 में इसको बिल्ड किया गया था। यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू स्प्लिट ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करने के लिए बर्लिन वॉल जो है उसको क्रिएट किया गया था। एक प्रकार की दीवार थी ये। ठीक है, एंड ये 150 किलोमीटर तक स्ट्रेच थी। और अगर हम बात करें तो इसको 9 नवंबर 1989 में ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा, जो वहाँ के साधारण लोग थे, उन्होंने ही इसको बाद में तोड़ दिया और जिसकी वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है, एंड सोवियत ब्लॉक जो है वो कोलैप्स हो गया। हमने ऊपर 2 आइडियोलॉजीज पढ़ी है ना, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब इसमें से एट द एंड जो हारता है वो यूएसएसआर हारता है, और यूएसएसआर जब हार जाता है तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद यूएसएसआर जो है वो हार जाता है। अब कैसे हारता है, कैसे इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और क्यों हुआ, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। सो गॉर्बाचेव जो है, मिखाइल गॉर्बाचेव की रिफॉर्म्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गॉर्बाचेव एक्चुअली में था कौन, इसके बारे में देखेंगे। और कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाता है कि इसकी रिफॉर्म्स कौन सी थी। ठीक है, और किस प्रकार से गॉर्बाचेव ने हेल्प किया सोवियत ब्लॉक को एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होने में। ठीक है, क्या इसका रोल रहा। सो ये एक वेल इंटेंशन्ड फेलियर। ठीक है, क्या ये जानबूझ के ये फेलियर किया गया था? एक्चुअली में जानबूझ के तो नहीं किया गया था, बट गॉर्बाचेव कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आया था जिसकी वजह से अनइंटेंशनली जो सोवियत यूनियन है उसका कोलैप्स हो गया। सिर्फ यही रीज़न नहीं था, और भी काफ़ी सारे रीजंस थे, बट हम गॉर्बाचेव का रोल देखते हैं यहाँ पर। तो ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, 1985 में ये यूएसएसआर का जनरल सेक्रेटरी बना था। एंड उसने जो डिकेइंग सोवियत स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की 2 क्रूशियल पिलर्स का यूज़ करके, यानी कि ये बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना चाहता था। उसके लिए इसने अपनी जो 2 रिफॉर्म्स हैं उसका यूज़ किया। फर्स्ट वन इज़ पेरिस्ट्रोइका एंड सेकेंड वन इज़ ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू अलो प्राइवेट इनिशिएटिव एंड मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी। यानी कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं
जिसमें प्राइवेट इनिशिएटिव को लाया जाएगा और टेक्नोलॉजी वगैरह जो है इन सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्स्ड सेंसरशिप एंड पब्लिक डिबेट्स को अलो किया गया, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, नेशनलिज्म की जो भावना है, फीलिंग है, वो लोगों के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल सिस्टमिक कोलैप्स यहाँ का यूएसएसआर का हो जाता है। यानी कि पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर, क्योंकि देखो ग्लासनोस्ट में क्या हुआ है, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को दी गई है, पहले नहीं दी गई थी। अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यूएसएसआर जो है वो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बहुत सालों तक 70 ईयर्स तक डोमिनेट रहा, जिसकी वजह से लोगों को कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम, लिबर्टी या किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं दी गई थी, ना ही पब्लिक डिबेट्स को अलो किया जाता था। बट जब गॉर्बाचेव आया तो वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आया जिसमें पब्लिक डिबेट्स भी अलो हुई, पॉलिटिकल फ्रीडम भी लोगों को मिली, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से टोटल सिस्टमिक जो कोलैप्स है यूएसएसआर का वो हो जाता है। सो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाई डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स। यानी कि सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स क्यों हो गया, क्या ऐसे रीजंस थे जिस वजह से सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हो गया। तो देखिए कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेग्नेशन हमें देखने को मिलेगा और कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल और नेशनल क्राइसिस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सेवर इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, यानी कि सोवियत सिस्टम जो है उसके अंदर जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए थे और इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन हो रहा था। यानी कि जो बजट है वो बहुत ज़्यादा आर्म्स रेस के ऊपर जो है वेस्ट किया जा रहा था। आर्म्स रेस का मतलब क्या होता है कि यूएस के साथ जो है ये इस प्रकार की फाइट कर रहा था, या कह सकते हैं कि एक प्रकार की रेस कर रहा था, जिसमें यूएस सोच रहा था कि मैं अपने ज़्यादा हथियार बनाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं, और यूएसएसआर सोच रहा था कि मैं ज़्यादा पावरफुल बनूं, अपने जो हथियार है, जो आर्म्स है, उनको बढ़ा कर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट यूएसएसआर ने अपना आर्म्स रेस के ऊपर लगा दिया था, ठीक है, यूएसए को compete करने के लिए। कंज्यूमर क्राइसिस, यानी कि इतना ज़्यादा फूड इंपोर्ट्स यहाँ से हो रहा था, यानी कि दूसरी कंट्री से यूएसएसआर जो है वो फूड को इंपोर्ट कर रहा था, यानी कि खाना भी बाहर से मंगाना पड़ रहा था, खाने का सामान भी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूमर क्राइसिस आ गया था एंड कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस हो गई थी। अब जब लोगों को उनका सामान ही नहीं मिलेगा, उनकी ज़रूरतें पूरी ही नहीं होंगी, ठीक है, तो लोग तो उस चीज़ के अगेंस्ट बोलेंगे ही। अफगानिस्तान वॉर, ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं रीज़न था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड नेशनल क्राइसिस, यानी कि और भी काफ़ी सारे क्राइसिस थे, पॉलिटिकल और नेशनल क्राइसिस, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। रिजिड ब्यूरोक्रेसी एंड लैक ऑफ सिविल फ्रीडम क्रिएटेड एक्सट्रीम पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इतनी ज़्यादा रिजिड थी, यानी कि यहाँ पर सिविल फ्रीडम लोगों को नहीं दे रखी थी, कोई भी लोगों को फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपसे आपकी सारी फ्रीडम छीन ली जाए, आपको आपके राइट्स ना दिए जाए, आपकी कंट्री में फूड बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो क्या आपको क्या जो पब्लिक है उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, क्या आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी इस बात से? ऑफ कोर्स होगी। तो ये एक रीज़न था। अब यहाँ पे वन पार्टी मोनोपली, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, 70 ईयर्स तक उसने रूल किया और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। यानी कि ये जो पार्टीज थी इन्होंने रूल तो किया बट ये लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, लोगों के लिए किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल ये अपने आप को नहीं मानती थी, और ना ही लोगों की जो भी लोगों के नीड्स थी उनको फुलफिल भी नहीं किया जाता था। सेकेंड आता है रशियन डोमिनेंस। तो सिटीजन्स जो हैं उन्होंने फील किया, जो 14 रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, यानी कि जो बाकी के जो रिपब्लिक्स थे, जो यूएसएसआर में बाकी के रिपब्लिक्स थे, उन्होंने ये फील किया कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, जिस वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को अलग फील किया, एलिनेटेड फील किया। राइज ऑफ नेशनलिज्म, मैंने ऊपर भी बात की थी कि गॉर्बाचेव कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी थी। तो जो बेल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया,
इन्होंने सोवरेनिटी जो है उसकी डिमांड की। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो मतलब अपने आप जो गवर्न करने का जो राइट होता है, जैसे कि कोई भी कंट्री जो है उसमें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो ना हो, और इंटरनल जो है वो फ्रीडम हो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवेंटी। तो लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है वो डिमांड करनी शुरू कर दी। तो आप एज इट इज़ भी लिख के आ सकते हो, और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। और 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है द डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन के बारे में अगर हम समझें, 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, फाइनल कोलैप्स हुआ था। तो दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में, ठीक है, जो रशिया, यूक्रेन और बेलारस है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यूएसएसआर जो है वो डिसोल्यूट हो रहा है, यानी कि अब यूएसएसआर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जो पार्टी है उसको अब यूएसएसआर का जब कोलेप्स हो गया तो क्या हुआ, पार्टी जो है उसको बैन कर दिया गया। जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया, जो कि बहुत बुरे तरीके से लोगों के ऊपर रूल कर रही थी, किसी भी प्रकार से वो अकाउंटेबल नहीं थी। ठीक है, एंड न्यू ऑर्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया, सीआईएस जो है उसको फॉर्म किया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है उसको फॉर्म किया गया। अब ये सीआईएस क्या है और इसको क्यों उस टाइम पे फॉर्म किया गया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को? तो इसको ताकि सोवियत यूनियन जो है वो पीसफुल तरीके से कोलैप्स हो सके, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कॉमनवेल्थ जो है, सीआईएस जो है उसको फॉर्म किया गया था। एंड इसको सोवियत रिपब्लिक्स जो हैं उनके द्वारा क्रिएट किया गया था, ताकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन हो सके। और जब वो इंडिपेंडेंट सोवन नेशंस में क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जब उनका हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो जो ट्रांजिशन फेस है वो पीसफुली हो सके। जब वो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, जब वो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो पीसफुल ट्रांजिशन हो सके, इस वजह से सीआईएस को फॉर्म किया गया था। और रशिया जो है वो इस सीट को एक्सेप्ट कर लेता है। यूएसएसआर का एक सोल सक्सेसर रशिया ही बना था यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट आता है शॉक थेरेपी के बारे में। अब शॉक थेरेपी क्या थी? एक इकोनॉमिक शिफ्ट, यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा था, जो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा था, उसी को बोला जा रहा है शॉक थेरेपी। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो सडन ट्रांजिशन लेकर आते हैं स्टेट कंट्रोल सोशलिस्ट इकोनॉमी से फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ, और इसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, टोटल प्राइवेटाइजेशन हुआ था, यानी कि जो स्टेट के एसेट्स हैं उसको डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को सेल किया जा रहा था। ठीक है, फ्री ट्रेड यहाँ पर हो रहा था, यानी कि सडन एक्सपोजर टू ग्लोबल इंपोर्ट्स एंड एफडीआई, यानी कि अब यहाँ पे फ्री ट्रेड कर दिया गया था। जो ग्लोबल इंपोर्ट्स है और जो एफडीआई है, ठीक है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इम्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर एक्सपोजर कर दिया गया था। यानी कि पहले जब मान लो कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहे तो उस पर टैक्सेस लगते थे, बट अब यहाँ पर फ्री ट्रेड कर दिया गया। थर्ड आता है वेस्टर्न इंटीग्रेशन, यानी कि जो ओल्ड ट्रेडिंग बोन्स हैं, ठीक है, इनसाइड द सोवियत ब्लॉक, उसको डायरेक्टली वेस्टर्न मार्केट्स में क्या कर दिया गया, अलाइन किया गया। सेवर्ट ऑल ट्रेडिंग बोन्स इनसाइड द सोशलिस्ट ब्लॉक टू अलाइन डायरेक्टली विद वेस्टर्न मार्केट्स, यानी कि जो सोवियत यूनियन के अंदर जो भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स थे तो उनको वेस्टर्न मार्केट्स के साथ अलाइन किया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उसको पहले सारे मिलकर एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, अब वहाँ पे वो इंडिविजुअल जो है उसको दे दिया गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, जितना भी एसेट्स है उसको प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया, फ्री ट्रेड किया गया। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो शॉक थेरेपी में किया गया था। अब शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स क्या निकल कर आते हैं? ठीक है, और इसको शॉक थेरेपी क्यों बोला जा रहा है, आप ध्यान से देखो ना, इसका नाम शॉक थेरेपी की मतलब एक यहाँ पे कोई पीसफुल ट्रांजिशन नहीं हुआ है इसका, इसके भी बहुत बुरे रिजल्ट्स रहे हैं, जैसे कि रूबल का कोलैप्स होना, लार्जेस्ट गैरेज सेल इसको बोला गया था, और रशियन माफिया का इमर्ज हो जाना। रूबल का कोलैप्स यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ फैमिलीज की रातों रात पर्सनल सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो रूबल जो है, जो रशिया की करेंसी है, वो कोलैप्स हो गई थी। लार्जेस्ट गैरेज सेल, 90% जो स्टेट
ऑन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको प्राइवेट बायर्स जो हैं उसको सोल्ड ऑफ कर दिया गया था। यानी कि 90% जो स्टेट के द्वारा जो ऑन की गई इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो प्राइवेट बायर्स को दे दी गई थी थॉरोवे प्राइजेस पर, यानी कि इतने सस्ते दाम पर। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा लॉस तो हुआ ही है, क्योंकि जब भी हम किसी महंगी चीज़ को सस्ते दाम में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ जो लॉस है वो तो हो ही रहा है। राइज ऑफ रशियन माफिया, जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी वो यहाँ पर बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है, ठीक है, मैसिव पॉवर्टी सर्ज्ड एज द गवर्नमेंट विड्रू दी सब्सिडाइज्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने अपने जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स थे उन सबको हटा दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑफ एंडिंग बाइपोलैरिटी? कोल्ड वॉर खत्म हो गई। ऑब्वियसली कोल्ड वॉर तो खत्म होनी थी, क्योंकि कोल्ड वॉर हो ही किस वजह से रही थी, क्योंकि दो पावर्स थी वो आपस में लड़ रही थी, ठीक है, पावर को लेकर, अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर। तो दो में से जब एक जीत जाती है, यूएसए तो जीत गया और यूएसएसआर जो है, यूएसए जीत गया एंड यूएसएसआर जो है वो हार गया, ठीक है, यूएसएसआर जो है वो हार गया। अब जो यूएसए है वो सोल सुपर पावर यहाँ पर बचा है। तो कोल्ड वॉर तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। डेंजरस जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो रही थी इन दोनों के बीच में, जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स थे वो तो खत्म हो चुके थे। यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि अब यहाँ पर यूएस जो है वो सोल सुपर पावर बन चुका था, जिस और इसने क्या किया था, पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इसने फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जो है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। एंड न्यू सोवर्न नेशंस, यानी कि नए नए नेशंस आने लगे थे, बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स इमर्ज होने लगी थी। बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने ईयू को ज्वाइन करना सही समझा, कुछ ने नाटो को ज्वाइन करना सही समझा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने रखी हैं, जैसे वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट का मतलब मैंने आपको बता भी दिया है कि ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट नेशंस का एक मिलिट्री अलायंस था विच वॉज लेड बाय यूएसएसआर। CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स विच वॉज फॉर्म्ड इन 1991 बाय 15 पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। ग्लासनोस्ट, जो कि गॉर्बाचेव की एक पॉलिसी थी, रिफॉर्म थी। ओपननेस, जिसका मतलब होता है जिसमें पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर दी गई थी। शॉक थेरेपी, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट जो ट्रांजिशन मॉडल है उसको अपनाया जा रहा है, यानी कि ट्रांजिशन यहाँ पर की जा रही है, और ये किसके द्वारा लीड की जा रही है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ CBSE के PYQs भी हैं, जैसे एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, 3 यहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस बताने हैं कि वन पार्टी स्टेग्नेशन, रशियन डोमिनेंस एंड करप्शन, एंड 3 आपको इकोनॉमिक रीजंस बताने हैं कि यहाँ पर इनके बीच में आर्म्स रेस हो रही थी, तो सारा का सारा जो भी बजट था वो आर्म्स रेस के ऊपर ही लग रहा था। अफगान में इन्वेजन कर दिया था, ये भी एक रीज़न था। कंज्यूमर की शॉर्टेज हो गई थी, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस हो गई थी, ठीक है, उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। शॉक थेरेपी के बारे में इस क्या बताना है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, ये भी 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है, जिसमें आप शॉक थेरेपी को डिफाइन करोगे कि एक IMF और वर्ल्ड बैंक का मॉडल था जिसमें ट्रांजिशन किया जा रहा था सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कि रशियन रूबल जो है वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है, रातों रात जो लोगों के पास जो उनका सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई थी। लार्जेस्ट गैरेज सेल यहाँ पर बोला जाता, 90% जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट को थोरोवे प्राइजेस पर बेची जा रही थी। डीवैल्यूएशन हो गया था रूबल का, और यहाँ पे जो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इस रूबल की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा घट गई थी। अगर हम इसको डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो मान लो कि जो रूबल है, अगर हमें $1 खरीदना है तो हमें पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रूबल देना पड़ेगा डॉलर को खरीदने के लिए। तो डीवैल्यूएशन हो गया था। सोशल वेलफेयर का कोलैप्स हो गया था। जो गवर्नमेंट है उसने सोशल वेलफेयर जो है उसको सोशल वेलफेयर पॉलिसीज बनाना बंद कर दिया था और वेलफेयर बहुत कम कर दिया था, जिस वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका के रिगार्डिंग है कि किसने इनको इंट्रोड्यूस किया है, तो गॉर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ओपननेस होता है। पेरिस्ट्रोइका का मतलब आप बता दोगे कि रिस्ट्रक्चरिंग होता है, और इसको एक्सप्लेन कर दोगे अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आएंगे, और मेन ये क्वेश्चंस थे, ठीक है।
और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक बार क्विक टाइमलाइन देख लेते हैं। वैसे तो टाइमलाइन देखो पूछी नहीं जाती है सीबीएसई एग्जाम में, बट कुछ चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती है। जैसे 1985 में गॉर्बेचेव को इलेक्ट किया गया था एज द जनरल सेक्रेटरी। 1989 में जो बर्लिन वॉल है, हिस्टोरिकल फॉल हो गया था बर्लिन वॉल का ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में, ठीक है। अगस्त 1991 में जो कम्युनिस्ट हार्ड लाइनर्स थे, तो उन्होंने जो दे ट्रिगर्स इमीडिएट ब्रेक अवे ऑफ रिपब्लिक्स, यानी कि अब यहाँ पर जो कम्युनिस्ट हार्ड लाइनर्स थे तो उन्होंने रिपब्लिक्स जो है उसको तोड़ दिया था। उसके बाद आता है दिसंबर 1991 में जो येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस है, उन्होंने यूएसएसआर का जो एंड है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद करनी है। 1989 फोल, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, शॉक थेरेपी के इफेक्ट्स और 1991 का डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो ही बनाई थी। तो अगर आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है कि मैं आपको बुक से पढ़ाऊँ या फिर कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रिपेयर करके दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट अगर इसमें चाहिए या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुले हैं। प्लीज़ कोई भी आप सजेशन मुझे दीजिए ताकि मैं इम्प्रूवमेंट करूं। और काफ़ी टाइम बाद मैंने जो वीडियोस है वो बनानी शुरू की है, क्योंकि मेरे भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क था जिस वजह से मैं वीडियोस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं रेगुलरली पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस हैं वो डालूंगी। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट की चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमिक्स की चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की चाहिए, ज्योग्राफी की चाहिए, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी टाइप की आपको ट्रिक चाहिए कि कैसे अच्छा स्कोर करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो आई एम अ स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो मैं आईटेप का कोर्स कर रही हूँ, दैट इज़ बीए प्लस बीएड। सो इस चीज़ की भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आईटेप से रिलेटेड, विच इज़ अ टीचिंग ओरिएंटेड एक डिग्री होती है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर 4 इयर्स की डिग्री, मैं इसमें आपको पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये जो वीडियो थी वो बेसिकली इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की ही थी। तो अगर आपको आईटेप के बारे में जानना है या अगर आपको कोई सजेशन देना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं ताकि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।